हेलो गाइस, मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 के जो भी क्वेश्चंस हैं आज उनको सबको सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो तक हमने 1.2 के जो एग्जांपल्स थे उनको सबको कवर कर लिया था। वीडियो थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि मेरे घर में शादी थी, इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाई आपको। अब आपको प्रॉपरली एक दो दिन बाद वीडियो मिल जाया करेगी। 2 दिन में एक बार का रूटीन बना रखा है मैंने, उसी तरह आपको मिलती रहेंगी वीडियो। ठीक है, देखते हैं 1.2 का जो क्वेश्चन है पहला। क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पिछली वाली वीडियो में जब एग्जांपल करे थे, मैं आपको याद दिला देता हूं वापस। जैसे मान लो 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, इस तरह अपन अभाज्य गुणनखंड करते थे। 6 को किस प्रकार लिखा था मैंने? 2 गुणा 3। ठीक है, इसी का दूसरा रूप क्या था? 2 की घात 1 3 की घात 1, इस तरह लिखते थे। तो ये जो रूप है वो रूप ही क्या है आपका? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अपन तो यहाँ आगे एलसीएम एचसीएफ भी निकाल रहे थे, वो आगे का काम है, वो इस क्वेश्चन में अपन को नहीं करना है। अपन को केवल इस रूप में दर्शाना है ये जो संख्याएं दी हुई हैं। 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में संख्या 140, दूसरे में 156, तीसरे में 3825, चौथे में 5005 और पांचवे में 7429। 3 पार्ट मैं कराऊंगा, ये 2 चौथा और 5वां पार्ट है, ये आपको करने हैं। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे बता देना, मैं इससे अगली वाली वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो एग्जांपल वाली अगर किसी ने ना देखी हो तो उसको पहले देख लेना इससे, क्योंकि उसमें इसका पूरा बेस है। इस 1.2 के जो क्वेश्चन है लगभग ऑलमोस्ट सभी सेम है। 2-3 क्वेश्चन है जो डिफरेंट है, वो मैं लास्ट में कराऊंगा, 5वें 6ठे 7वें है शायद वो। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है वो 1.2 के जो एग्जाम्पल थे उनके सेम जैसे हैं। तो आप उसको पहले देख लेना ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह अपन को इन संख्याओं को व्यक्त करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला पार्ट क्या है भाई? 140। ठीक है, क्या है संख्या? 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 में 2 का भाग जाता है कितनी बार? 70 बार। 70 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 35 बार जाता है। अब 35 में देखो, आप 35 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। कितनी बार? 7 बार। 7 में किसका भाग जा रहा है? 1 बार, 7 का। ठीक है, तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी का दूसरा रूप 2 की घात 2 हो गई, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन है पहले पार्ट का। केवल कुछ नहीं करना, आपको इस रूप में व्यक्त करना है। एचसीएफ एलसीएम की अभी कोई चर्चा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम करेंगे भी नहीं, निकालेंगे भी नहीं। जितना हमसे बोला गया हम उतना काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया 140 का पहला पार्ट। सेकंड जो पार्ट है उसमें संख्या क्या है? 156। ठीक है, अब भाई अगर आपसे ये भाग देना ना आता हो, चेक करना नहीं आता हो कि 35 में 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, 2 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये आप मुझे बता देना। वैसे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या? भाजकता के नियम। क्या पढ़े होंगे? भाजकता के नियम। उनके जरिए हम यहाँ पता लगाते हैं कि 35 में 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है नहीं जा रहा। अगर ये आपको नहीं आते हो तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो भाजकता के नियम के ऊपर आपको बना के दे दूंगा। तो देखते हैं 156 में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। 78 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 नाम 18। 39 में 3 का भाग जाएगा 13 बार और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या संख्या है? 3825। 3825 में हम चेक करें किसका भाग जा रहा है? 2 का तो जाएगा ही नहीं, तो किसका? 8 और 3 11 और 2 13, 5 18, यानी कि 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। ठीक है, वापस देखें, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, यानी कि 3 का भी और चला जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 425 में देखें, 4 और 2 6 और 5 11, यानी कि 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा अब? 5 का जाएगा। तो 8 पंजे 40, 2 बचे पचम 25। फिर 86 में देखो भाई 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 सत्ते 35। 17 भाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही जाएगा 1 बार। तो 3825
25 को कैसे लिख दिया भाई मैंने, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। ठीक है, ये कौन सा रूप है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यहां देखो ये अभाज्य संख्याएं, इनका गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप है ये। ठीक है, बेस ये था, मैंने बता दिया। अगर आपको भाजकता के नियम नहीं आते हो, ये भाग देना। जैसे भाई अब 425 में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा वो देखना है। 3825 में डायरेक्ट बच्चे 5 का भाग दे ले, तो वो पहले भाजकता के नियम सीख ले। नहीं आते हो तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं सिखा दूंगा। एक वीडियो भाजकता के नियम के ऊपर बन जाएगी, क्योंकि पहले बेस क्लियर होना जरूरी है। वैसे तो ये विधि सबको सरल लगती है, दिक्कत वही आती है कि भाग कैसे चेक करे, जा रहा है नहीं जा रहा है। तो उसके लिए भाजकता के नियम इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। नहीं आते हो बता देना। ठीक है, तो चौथा और पांचवा पार्ट ये दोनों आपके होमवर्क में, ये आपको करने हैं। नहीं होते हैं कमेंट में बताना, मैं अगली वाली वीडियो में पहले उनको करा दूंगा, उसके बाद 1.3 के एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है ये, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या करना है, ये जो युग्म, पूर्णांकों के जो युग्म है, युग्म मतलब जोड़े, वो दिए हुए हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। उसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये हमें जांच करनी है। किस प्रकार करेंगे, देखो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में एक सूत्र बताया था, a इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। a इंटू बी का मतलब बताया था कि वो दोनों संख्याएं जो आपको क्वेश्चन में मिलती हैं वो, तो a गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये जो सूत्र है इसी की अपन को जांच करनी है कि ये सूत्र सही है या नहीं है, क्या ये दोनों हर बार बराबर आते हैं या नहीं आते, ये जांच करनी है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर ये सूत्र अपन को पहले से ही दिया हुआ है तो इसकी जो जांच है हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही निकाले हैं, गुणा सही किया है, तो दोनों बराबर आएंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछली वाली वीडियो देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्या है संख्याएं 26 और 91, ये दोनों संख्याएं हैं। इनका हमें पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग 26 में 13 बार और 13 का भाग 13 में 1 बार। इसमें देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, यानी 7 का जाएगा कितनी बार, 13 बार, और 13 में 13 का 1 बार। तो 26 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 13। 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 13। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आप देखो 13 दोनों में है, तो एचसीएफ तो इसका कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या है उसके एक के तो अभाज्य गुणनखंड पूरे लिख दो। दूसरी में से जो बच रहा है, क्या बच रहा है, यहां से 7 बच रहा है, 13 तो मैंने लिख ही दिया, 7 बच रहा है तो 7 को और लिख दिया। तो ये कितना आएगा, 13 दूनी 26 सत्ते 182। ठीक है, कितने, 182। 13 7 91 दूनी 182। बात वही है, कैसे भी गुणा कर लो आप। एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब क्या करना है, हमें जांच करनी है। तो जांच देखो कैसे करनी है, जांच क्या करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं क्या है भाई, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, और भी पार्ट हैं क्योंकि 3 पार्ट है। दो संख्याएं क्या है, 26 गुणा 91। ठीक है, और एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या है, एचसीएफ 13 है और ये कितना है, 182 है। इनको जब आप गुणा करोगे आपको मिलेगा 2366, और इनको भी जब गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2366। इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके आएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, ये अपनी जांच है। अब एक चीज याद रखना, मैंने अभी भी बताया, ये गुणा और ये गुणा दोनों बराबर ही आएंगे अगर आपके गुणा सही है और जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो सही है। क्यों, क्योंकि जब सूत्र पहले से ही अपने पास है तो हर बार ही सही आएगा। कोई चीज पहले सिद्ध हो चुकी होगी तभी तो अपन तक पहुंचाइए वो। ठीक है, तो ये जांच है, इस तरह करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही इंपॉर्टेंट है मेरी नजर से। तो ये था पहला पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्या संख्याएं हैं भाई, सेकंड पार्ट में संख्या है 510 और 92।
दोनों की क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 510 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, 25 दूनी 50, एक बच गया, 2 पंजे 10। 255 में आप देखो 3 का भाग चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक बच गया, 3 पंजे 15। 85 में 8 और 5 13, यानी कि 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, कितनी बार, 17 बार जाएगा, 17 पंजो 85 होते हैं, और 17 में 17 का कितनी बार, एक बार। इसी तरह 92 में कितना भाग जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। ठीक है, इसमें 2 का भाग कितनी बार, 23 बार, और 23 में 23 का ही भाग जाएगा एक बार। तो 510 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 510 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। अब देखो यहाँ दो दोनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एक संख्या के गुणनखंड आप पूरे लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब इसमें से जो बच गया, एक बार 2 तो मैंने लिख दिया तो इसको छोड़ देंगे, दूसरी बार 2 है तो एक तो 2 लिखना है, और एक क्या बच रहा है, 23 बच रहा है, इसको लिख दिया। ठीक है, इसका गुणा कितना आएगा भाई, एलसीएम, इसके गुणा मैं देख लेता हूं, मैंने कर रखे हैं पहले, कितना आ रहा है, 23,460 आ रहा है। ठीक है, कितना, 23,460। ये पहले ही मैंने कर रखे हैं, क्योंकि यहां अगर गुणा करने बैठा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं गुणा नहीं सिखा रहा हूं, मेरे को क्या सिखाना है, एलसीएम और एचसीएफ सिखाना है, तो उस तरीके से चल रहा हूं। गुणा करके आप चेक कर लेना, 23,460 आएगा। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, जांच कैसे करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है, 510 इंटू 92। दूसरी चीज क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये कितना है, 2 गुणा 23,460। इसको आप गुणा करो तो 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, कितना आ रहा है, 46,920। तो ये भी इतना ही आएगा। मैं श्योर इसलिए हूं क्योंकि मेरे एलसीएम एचसीएफ सही है, मुझे पता है, इसलिए दोनों गुणा हमेशा सेम आएंगे। आप लास्ट में लिख भी देना चाहे, मैं इस दो संख्याओं के गुणनफल को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ये तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, 336 और 54 है। तो तीसरे पार्ट के लिए संख्या अपने पास क्या मिल गई भाई, 336 और दूसरी संख्या हो गई 54। इन दोनों के क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। तो 2 का भाग 336 में 18 दूनी 36 होते हैं, 17 दूनी 34, तो 16 दूनी 32, 16 एक बच गया, 8 दूनी 16। 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 4 और 2, 2 का भाग दिया 2 और 1, 3 का भाग दिया 7 बार जाएगा, और 7 का भाग दिया 1 बार जाएगा। ठीक है, इसी तरह 54, 2 का भाग दें कितनी बार, 27 बार, 2 का 27 में जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 9 बार, 9 में भी 3 का जाएगा 3 बार, और 3 में भी 3 का जाएगा 1 बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, 336 को, 336 को मैं लिख दूं यहां पर 2, 1 2 3 4, 2 की घात कितनी है, 4 है, गुणा 3 गुणा 7। इसी तरह 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात 3। इस प्रकार लिख रहा हूं, घातों के रूप में लिख दिया मैंने, बात वही है, आप अलग अलग करके लिख लो। ये हो गया। अब अपन को क्या देखना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम देखने हैं। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 2 इसमें भी है, 3 है, तो 2 गुणा 3, उसमें भी 3 एक बार है, और इसमें 2 4 बार है। अपन को कॉमन के लिए क्या देखते हैं, जो कम है वही तो देखेंगे ना। एक बार इसमें 2 आया है, बाकी उसमें चाहे कितनी बार है, अपन को कॉमन लेना है, तो दोनों में एक एक बार आ गया। कॉमन का मतलब यही है, 3 इसमें 3 बार है, लेकिन उसमें एक ही बार है, तो एक बार लेना है। मिनिमम घात देखते हैं, तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एक बार तो पूरी घात लिख दो आप, सॉरी पूरे जो गुणनखंड है एक संख्या के वो पूरे लिख दिए। 2 मैंने ले लिया, 3 भी मैंने ले लिया, लेकिन कितनी बार लिया है, सिर्फ एक बार लिया है। यहां 3 कितनी बार है, 3 बार है,
तो मुझे 2 3 और लेनी है कि 3 की घात 2 और लेनी है। कितना आएगा इनका गुणा आप करना, 3024। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम में काफी अच्छे से सिखा चुका हूं, आप निकालना अच्छे से सीख गए हो, निकाल के देख लेना कि 3024 आता है या नहीं आता है। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है भाई। क्या करेंगे हम, जांच। क्या जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल तो दो संख्या क्या है हमारे पास, 336 इंटू 54, इनका आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 18,144 मिलेगा। इसी तरह HCF गुणा LCM ये करके देखना है, तो HCF कितना है 6 और LCM कितना है 3024, इनका भी गुणा आपको कितना मिलेगा, 18,144 मिलेगा। दोनों बराबर हैं तो A इंटू बी किसके बराबर आ गया, HCF गुणा LCM के बराबर आ गया। ये अपनी जांच हो गई, तीनों पार्ट करा दिए मैंने। इसके बाद हम चौथा पार्ट, सॉरी चौथा तो है ही नहीं इसमें, तो क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। उसमें हमें क्या करना है, HCF LCM निकालने हैं, लेकिन अपने पास संख्याएं कितनी मिलेंगी, अब की बार 3 संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो 2 संख्याओं के लिए जैसे 2 अभाज्य गुणनखंड, ऐसे 3 के लिए 3 हो जाएंगे, कोई अलग बात नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये जो 3 पूर्णांक दे रखे हैं, अपने 3 का जोड़ा है, अब की बार अपन ने 2 संख्याओं के निकाल के देखे हैं, उसी तरह तीनों के निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो वो सूत्र था A गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM, उन्हें आप 3 संख्याओं के लिए यूज करके ना देखें, इस सूत्र को इसके लिए यूज करके ना देखें, क्योंकि वो 2 संख्याओं के लिए ही है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 संख्याएं हैं अब की बार, 12, 15 और 21, ये पहला पार्ट है। तो 12 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसमें 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 1 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 का भाग 1 बार। क्या देखना है, 12 को कैसे लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरी संख्या है 15, इसको कैसे लिखे, 3 गुणा 5। 21 को कैसे लिखें भाई, 3 गुणा 7। हमें क्या देखना है, HCF और LCM। तो HCF के लिए हम क्या देखते थे, जो सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी है, तो HCF तो कितना हो गया, 3 हो गया। LCM की हम बात करें तो HCF के लिए आप एक संख्या के तो भाज्य गुणनखंड पूरे लिख दो। ठीक है, दूसरी संख्या में से 3 अपन ने ले लिया, क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। इसमें से भी 3 ले लिया, क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, इसको आप गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60, और 7 छिंग 42 यानी 420। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया इसका, 420 हो गया। ठीक है, ये 3 संख्याओं के लिए कुछ खास फर्क नहीं है। 2 संख्याओं के लिए दिया देखा था, 2 संख्याओं में से कॉमन देखा, तब की बार 3 में से कॉमन देख रहे हैं। स्पीड से थोड़ा इसलिए चल रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। जिसने वो वीडियो ना देखा हो, पहले वो उसको देख लो। दूसरा जो पार्ट है उसमें संख्याएं क्या है, 17, 23 और 29। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 23 में 23 का ही भाग जाएगा, और 29 में 29 का ही भाग जाएगा। तो 17 को कैसे लिखें, 1 गुणा 17। 23 को कैसे लिखें, 1 गुणा 29, और 1 गुणा 23। और 29 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 29। बात करें HCF की, तो कुछ कॉमन है तो वो है एक ही है। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन होता है, क्योंकि एक का भाग सब में जा रहा है। एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना है भाई, 17 गुणा 23 गुणा 29। इसको आप गुणा करोगे, मैं देख लेता हूं, मैंने गुणा पहले कर रखे हैं। इसका गुणा आ रहा है आपका 11,339। ये आपका क्या है, एलसीएम हो गया। ठीक है, गुणा मैंने पहले कर रखे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर यहां गुणा करने बैठा तो ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में संख्या है अपने पास 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 तीनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। थर्ड पार्ट 8, 9 और 25 तीनों के कर दिए अभाज्य गुणनखंड। 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, और 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। इसी तरह 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार।
25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। इसी तरह 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। तो एचसीएफ के लिए कॉमन देखो भाई, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 2 इसमें है, 3 3 इसमें है, 5 5 इसमें है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। एलसीएम देखें तो एलसीएम भाई पूरा ही एलसीएम होगा ये तो 8 गुणा 9 गुणा 25, या फिर इसको आप ऐसे लिख दो, चाहे जो आपकी इच्छा हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, बात वही है, डायरेक्ट में संख्याएं लिखता बात वही है, और ऐसे लिखा है वही बात है। गुणा देख लेता हूं मैं, इनका गुणा आ रहा है आपका 1800। कितना आ रहा है? 1800। ये आप चेक कर लेना, गुणा सारे जो भी हैं। इस तरह आपके तीन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। कुछ कठिन काम नहीं है, बहुत इजी है। दो संख्याओं के लिए जैसे निकाला था वैसे ही तीन संख्याओं के लिए। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो a इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम का सूत्र है वो दो संख्याओं के लिए ही है। उन्हें आप इसमें यूज करके ना देखें, क्योंकि वो नहीं होगा, उसमें इसमें काम नहीं करेगा वो सूत्र, केवल दो संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, देखते हैं भाई फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? एचसीएफ 306,57 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 अपन को ज्ञात करना है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ना, ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 9 है। और ये पूछ रहा क्या रहा है अपन से? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। वैसे इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन उस मेथड को आप यूज मत लेना। किस मेथड को यूज लेना? जो अपन ने सूत्र दिखा है। क्या देखा था? एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर आ रहे थे? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। मैंने आपको इसको खोल के भी बताया था। अब यहाँ से क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो इसको एलसीएम के लिए सॉल्व अगर करेंगे तो a गुणा बी तो ये है ही, और ये एचसीएफ पक्षांतरण होके इसके बटे में आ जाएगा। तो इस तरह इससे एलसीएम निकल सकता है, इससे एचसीएफ भी निकल सकता है। इसी तरह a गुणा बी बटे एलसीएम। ठीक है, एक चीज दे रखी है, क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम निकालेंगे, इस वाले सूत्र का यूज लें तो एलसीएम बराबर, वैसे आप इसको पहले पूरा लिखना कि दो संख्याओं का गुणनफल, सॉल्यूशन देख दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, दो संख्याएं क्या है? 306 गुणा 657। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ तो अपन को 9 दे रखा है, एलसीएम अपन से पूछा है। इस 9 को मैं इसके बटे में ले आऊं, 306 गुणा 657, तो 9 इसके बटे में जब आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा? केवल एलसीएम बचेगा। पक्षांतरण करना तो आता होगा, गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगी। तो ये आएगा भाई 22 33 8। क्या आएगा ये? एलसीएम। ठीक है, 22 33 8। ये आप करके देख लेना, गुणा भाग यहाँ पे करके देख लेना, 22 33 8 आता है तो सही है। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर दो संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या भी अपन ने जांच भी करके देखी थी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो अपनी सही आई थी। तो उसके जरिए क्या निकाल दिया मैंने? एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा काम। देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल जैसा है, एक एग्जाम्पल भी मैंने कराया था। देखिए क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। इस जो एग्जांपल था उसमें क्या था? 4 की पावर n थी। ठीक है, 4 की पावर n के लिए सेम यही क्वेश्चन था। एग्जांपल देख लेना आप। इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, किस तरह निकाला था। जैसे अब 6 की पावर n मिला है, n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है भाई? 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, वो होती है प्राकृत संख्या। तो 6 की पावर n का मान रख के देख ले अपन, 6 आएगा, 6 का 2 रख के देख ले, 36 आएगा। ठीक है, ऐसे मान रख के देखो आप, तो कहां तक रख के देखोगे? अनंत तक। तो कब तक देखोगे? अपन को चेक क्या करना है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ कभी 0 आ सकता है? लास्ट में इकाई का अंक क्या कभी 0 आ सकता है? उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? 0 आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? 10 की जरूरत पड़ती है। और 10 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 5। अब चाहे वो 100 आ जाए, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0 जब आ रहा है तो क्या आ रहा है? 2 गुणा 5 आ रहा है।
तो 6 की पावर n के जब अभाज्य गुणनखंड करके देखें, अगर उसमें 2 गुणा 5 आ जाए, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहे हैं, तो वो जो संख्या है वो 0 पे समाप्त हो सकती है। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था, ठीक है। तो देखते हैं 6 की पावर n, क्या इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आते हैं? तो 6 का भाग, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 3 है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5, क्या 2 और 5 आना अनिवार्य है या फिर आवश्यक है, ठीक है। हम जानते ही हैं भाई ये चीज, क्योंकि 0 कब आएगा? जब 2 गुणा 5 आएगा। चाहे अब 100 आए चाहे 1000 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। और 2 गुणा 5 क्या इसमें आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही विद्यमान है। क्या है? केवल 2 ही विद्यमान है, 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट कि भाई 2 गुणा 5 जब आएगा तब जाके ही 0 पे समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। किसके लिए? n जहां प्राकृत संख्या है। ये ना सही कि आप n का कुछ और मान निकाल ले कि भाई अपन को क्या लेना है, केवल प्राकृत संख्या लेनी है। उसने बोला है प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। ऐसा ही सेम एग्जांपल था, उसी के जैसा क्वेश्चन है। और अब तक जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं वो एग्जांपल्स जैसे ही थे। अब जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं इस प्रश्नावली के, कौन सा चल रहा है? 5वां चल रहा है। तो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल से डिफरेंट है, तो उनको आप थोड़ा ध्यान से देखना ताकि अच्छे से समझ में आ सके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। हाँ भाई, हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट है। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्या बताना है हमें? रीजन बताने की भाज्य संख्या ये है तो क्यों है। ये तो उसने बोल दिया भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है? तो हम देखें भाज्य संख्या होती क्या है भाई। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके पीछे का। भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ऐसे चलती है, ठीक है। तो इनमें क्या है? इन 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। इसी तरह 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 4 लिख सकता हूं। यानी कि मैं इन सबको क्या कर पा रहा हूं? गुणनखंड कर पा रहा हूं ना इनके। एक से ज्यादा है, 2 या 2 से अधिक गुणनफल कर पा रहा हूं मैं। गुणनखंड है ये, एक गुणनखंडी हो गया, एक गुणनखंडी हो गया। तो कितने गुणनखंड है ये? 2 गुणनखंड है। तो भाज्य संख्याओं के लिए आपको क्या पता लगा कि आप भाज्य संख्या को तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हो कि इसके 2 गुणनखंड आएंगे, या कोई बड़ी संख्या होगी तो 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे भाई 12 हो गई तो इसके आएंगे 2 गुणा 2 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार आएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या है? 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो भाज्य संख्याओं के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसको, जो भाज्य संख्या है उनको आप 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार व्यक्त कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। अब देखें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है भाई? अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, इस प्रकार चलती रहती है। तो क्या मैं 2 को ऐसे कर सकता हूं? 2 गुणा 1, 1 को तो आप लिया ही मत करो, मैंने आपसे बोल दिया था। परिभाषा जब मैंने उनकी बताई थी, क्या होती है भाज्य संख्या की परिभाषा? वे संख्याएं जिनमें किसका भाग जाता हो? स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो, यही बताया था। 1 को तो मैंने परिभाषा में भी काउंट नहीं किया,
कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या का भाग जाता हो, ठीक है, तो वो एक काउंट नहीं करता मैं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या का भाग जाता है वो क्या होती है, भाज्य। इसी प्रकार अभाज्य क्या होती है, वे संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या का भाग नहीं जाता। एक को तो मैं काउंट नहीं करता क्योंकि एक का भाग सब में जाता है, तो दो को केवल दो ही लिख पाएंगे, तीन को केवल तीन ही लिख पाएंगे, पांच को केवल पांच ही लिख पाएंगे। तो क्या मैं इनको दो गुणनखंडों में व्यक्त कर पाया, नहीं कर पाया। तो क्या कॉन्सेप्ट पता लगा इस क्वेश्चन के लिए कि भाज्य संख्या जब होगी जब उसको ऐसे दो गुणनखंडों या दो से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। यहां देखते हैं क्या इन संख्याओं को कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या है। इसमें से दोनों साइड से 13 कॉमन ले सकता हूं भाई, मैं 13 कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 तो कॉमन आ गया तो 1 लिख दिया मैंने इसकी जगह, प्लस 13 यहां से कॉमन आ गया तो 1, तो 13 ये हो गया, 11 7 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78 हो गया। तो इस 13 गुणा 78 इस प्रकार लिख सकता हूं। तो ये कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड हो गए, ठीक है। और इसी तरह ये क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5। तो इसी तरह 5 यहाँ पे भी इधर भी है तो 5 कॉमन ले लेता हूं, 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह गुणा 1 लिख दिया, 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस इस 5 की जगह भी 1 लिख दिया। तो 5 इसको गुणा करो आप, कितने आएंगे मैं देख लेता हूं, मैंने गुणा कर रखे हैं भाई। 5040 तो इसका गुणा आएगा और प्लस में एक और है, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 5041। तो 5 गुणा 5041 इस प्रकार व्यक्त कर दिया मैंने इसको। देखो अब दोनों संख्याएं दो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गई, यहां पर भी ये दो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त है, दो या दो से अधिक भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दो ही आए, लेकिन दो अपनी क्या है, मिनिमम कंडीशन है कि दो तो आने ही चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, जब तो वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। तो दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया तो वो क्या है, भाज्य है। रीजन अपन नीचे लिख देते हैं, ये तो अपन ने करके दिखा दिया, और लिख देते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें दो या दो से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्या होंगी, भाज्य संख्या होती है, ठीक है। यहां इसको हटा के कोमा लगा लो। तो वे संख्याएं जिन्हें दो या दो से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या होती हैं, भाज्य। कॉन्सेप्ट ये रहा, क्यों होती हैं दो गुणनखंडों वाली भाज्य, क्योंकि अपन ने भाज्य के ही निकाल के देखे हैं, अभाज्य के निकाल के देखे उनको नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट मिला हमें ये, ठीक है। व्यक्त करके दिखा दिया, रीजन भी दे दिया, क्या रीजन है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा नहीं है, डिफरेंट है, और इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम्पल में नहीं था, थोड़ा डिफरेंट है, उसमें भी एलसीएम निकलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्यों निकलेगा। जैसे इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने 1.1 की कराई थी उसमें क्या था, एचसीएफ निकाला था, कौन से क्वेश्चन में आप ध्यान करो, जो मिठाई विक्रेता वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था सेना और आर्मी वाला, बैंड वाले और सेना वाले थे, उनमें एचसीएफ निकला था। सॉल्यूशन बहुत छोटा सा था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था, बहुत क्रिटिकल भी था। क्यों था, क्योंकि भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमेशा क्रिटिकल ही होता है, इसीलिए बहुत से टीचर बताते नहीं है, कहीं बच्चा कंफ्यूज रहे, लेकिन मैं बता के चलता हूं क्योंकि मेरी नजर से पहले कॉन्सेप्ट आना जरूरी है फिर सॉल्यूशन आए, वरना आप इन लाइनों को रटने बैठोगे। अब ये लाइनें आप रटने बैठोगे, आप एग्जाम में भूल जाओ, क्या पता, कुछ पता नहीं होता है रटने वाली चीज को कि आप कब भूल जाओ। तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट याद रखो कि क्या कॉन्सेप्ट है किस चीज के पीछे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। ये डाटा है जो दिया है, और पूछा क्या है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। देखिए समझिए आप इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये, कोई वृत्ताकार पथ है,
रनिंग करने के होते हैं ना वृत्ताकार या फिर चौकुटा जो भी होता है, यहाँ वृत्ताकार की बात चल रही है। तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह से सोनिया, उसी जगह से जहां से रवि स्टार्ट कर रहा है वहीं से सोनिया स्टार्ट कर रही है और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है। उसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। दोनों की दिशा एक है, दोनों जिस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम एक है। ठीक है, अब हमें बताना है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, वापस यहाँ कितने टाइम बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए, अगर रवि एक चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया तो 12 मिनट में लगभग यहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इसी तरह रवि अगर दूसरा चक्कर लगाए तो वो 24 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, लेकिन 18 मिनट और लगाने के बाद सोनिया यहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, सेकंड चक्कर में 12 मिनट में मतलब। इसी तरह रवि तीसरा लगाएगा, हो सकता है सोनिया तीसरे में पहुंच जाए। तो इस तरह तो अपन चक्कर निकाल ही नहीं सकते कि कौन से चक्कर या फिर कितने चक्करों बाद मिलेंगे, वो टाइम कितना लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कैसे निकाले हम? वैसे तो इस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये देखो भाई, ये वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, रवि ने स्टार्ट कर दिया यहां से कितने बजे, मैं मान के चल रहा हूं 2 बजे रवि स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 2 बजे रवि ने स्टार्ट कर दिया और सेम टाइम पे सोनिया स्टार्ट करेगी कितने बजे? 2 बजे। वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक चक्कर लगाने के बाद रवि पहुंच गया, सोनिया यहीं पहुंच पाई। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बाद सेकंड चक्कर में रवि वापस पूरा पहुंच गया, लेकिन सोनिया नहीं पहुंच पाई, तो नहीं मिल पाए। हो सकता है थर्ड चक्कर में मिल जाए, फोर्थ में मिल जाए। तो अपन को इस तरह पता नहीं लग रहा, तो कैसे पता करें भाई? 2 बजे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो 3 बजे मिल जाते हैं। कितने बजे? 3 बजे मिल जाते हैं। आप मान के चलो आप दौड़ रहे हो और आपके साथ में आपका दोस्त दौड़ रहा है जिसकी स्पीड कम है। दोनों ने, आपने 2 बजे स्टार्ट किया है और आप सब चक्कर वक्कर लगाने के बाद कितने बजे मिल रहे हो? दोबारा प्रारंभिक स्थान पर 3 बजे मिल रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को कितना टाइम लगा? 1 घंटा लग गया। यानी कि जो दोनों को लगने वाला टाइम है वो सेम है। भले ही आपके दोस्त की स्पीड कम थी, उसके चक्कर 2 ही लगे हों, और आपके 3 लग गए हों, कुछ भी हो सकता है। उसकी स्पीड अगर ज्यादा है तो उसके चक्कर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ चक्करों से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? टाइम से। दोनों को आपको कितना टाइम लगा है? 1 घंटा लगा है। ठीक है, क्योंकि आपने 2 बजे स्टार्ट किया था, 3 बजे आप मिल गए। अब देखो, 12 मिनट में रवि लगा रहा है एक चक्कर, तो मैं चक्कर मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्या मान लेता हूं कि रवि, माना रवि एक्स चक्कर तथा सोनिया वाई चक्कर, दोनों के चक्कर अलग अलग होंगे भाई। वाई चक्कर लगाने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाते हैं। समझने वाली बात यहां यही है कि दोनों का जो टाइम है वो सेम है। दोनों जितने टाइम बाद मिल रहे हैं वो टाइम सेम है। चक्करों से अपन को कोई मतलब नहीं है, चक्कर की संख्या अलग अलग होगी, क्योंकि वो तो 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है एक चक्कर, उसको 18 मिनट लगते हैं, तो 6 मिनट का डिफरेंस है, तो चक्कर तो अलग अलग आएंगे, लेकिन टाइम जो दोनों को लगेगा वो सेम लगेगा। मान लिया मैंने रवि एक्स चक्कर तथा सोनिया वाई चक्कर लगाने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल रही है। ठीक है, अब भाई अगर ये रवि एक्स चक्कर लगा रहा है, एक्स चक्कर लगाने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे आता है, तो एक्स चक्कर लगाने में जो टोटल टाइम लगा होगा वो कितना होगा? 12x। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक चक्कर में अगर 12 मिनट लग रहे हैं तो 2 चक्कर के लिए अपन क्या करते हैं? 12 गुणा 2 करते हैं। ऐसे ही 3 चक्कर के लिए 12 गुणा 3 करेंगे, तो एक्स चक्कर के लिए क्या करेंगे? 12 गुणा x। यही लिखा है मैंने, 12x। इसी तरह जो सोनिया को टाइम लगेगा वो कितना होगा? 18y होगा। अब मैंने बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोनों को जो लगने वाला टाइम है वो क्या है? बराबर है। दोनों 2 बजे स्टार्ट करके 3 बजे मिल रहे हैं, तो दोनों को बीच में कितना टाइम लगा है? 1 घंटा लगा है। भले ही इसके चक्कर अलग हैं, उसके चक्कर अलग हैं, इसके तो एक्स ही चक्कर लगे हैं, इसके वाई लगे हैं, इसके कम होंगे क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कम है, तो इसके चक्कर भी कम लगे होंगे, लेकिन चक्करों से मतलब नहीं है, अपन को टाइम से मतलब है। तो 12x और 18y दोनों बराबर होंगे टाइम जो इनको बीच में लगा है, और ये टाइम किसी संख्या के बराबर आएगा भाई, कोई ना कोई संख्या आएगी इसके बराबर में। अब देखिए आप, 12x और 18y किसी संख्या के बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो ये संख्या है कौन सी जो अपनी आएगी, यहां जो संख्या आएगी इसकी जगह, वो 12 से भी विभाजित है और
18 से भी विभाजित है। इसको ऐसे लिख लो आप, 12 गुणा x 18 गुणा y और बराबर में कोई संख्या आ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी और 18 से भी हो जाएगी। या फिर मैं इसका उल्टा कहूं, ये संख्या 12 का भी गुणज है और 18 का भी गुणज है। आप ऐसे समझ लिए कि जैसे मैं यहां लिख देता हूं 16, 16 को मैं किस तरह लिख सकता हूं भाई, 4 गुणा 4 लिख सकता हूं, इसको 8 गुणा 2 भी लिख सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं। तो ये जो 16 है वो 8 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, 2 का भी गुणज है, सबका गुणज है। जो इसके गुणनखंड है सबके गुणज है। 8 के पहाड़े में भी 16 आता है, 2 के पहाड़े में भी 16 आता है और 4 के पहाड़े में भी 16 आता है। इसी तरह यहां जो संख्या आएगी वो 12 का भी गुणज होगी। क्यों? क्योंकि हम उसको जैसे 16 को लिखा है हमने 4 गुणा 4, इसी तरह हम यहां जो संख्या आ रही है, ये वाली जो संख्या है, इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, 12 गुणा x लिख पा रहे हैं। तो ये जो संख्या है, जैसे ये 4 के पहाड़े में 16 आता है तो 12 के पहाड़े में भी ये संख्या आएगी, यानी कि ये इसका क्या है, गुणज है। इसी तरह इस संख्या को हम क्या लिख पा रहे हैं, 18 गुणा y लिख पा रहे हैं, तो 18 का भी गुणज आएगी। और गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि हिंदी में गुणज। और यही मतलब होता है एलसीएम का भी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन गुणज, उभयनिष्ठ गुणज जो आएगा वही इनका क्या है, समय आएगा। ये जो संख्या आएगी वो हमारी क्या है, कॉमन गुणज है। और यही कॉमन गुणज का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम होता है। ठीक है, इस वजह से हम एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम निकालने का। अगर आपको समझ में ना आया हो तो भाई कोशिश करना वीडियो थोड़ा स्लो करके देखना। अगर एक बार दोबारा समझ ली, समझने वाली बात केवल यहीं पे है कि इन दोनों को जो टाइम लग रहा है ना बीच में, आप मान के चलो कि आपका एक दोस्त और आप दोनों भाग रहे हो, उसकी स्पीड ज्यादा है और आपकी कम है। ठीक है, आप भाग रहे हो, 2 बजे आपने स्टार्ट कर दिया, सेम टाइम है दोनों का स्टार्ट करने का और सेम दिशा में जा रहे हो, सेम ही स्थान से स्टार्ट कर रहे हो, दोनों वापस उसी जगह 2 बजे स्टार्ट करके 3 बजे मिल जा रहे हो। तो कितना टाइम लग गया भाई, 1 घंटा लग गया। दोनों को ही 1 घंटा लगा, या दोनों को अलग अलग टाइम है। सोचने वाली बात और समझने वाली बात बस यही है कि दोनों को टाइम अलग अलग नहीं लगा, मिले तो दोनों 1 घंटे बाद ही हैं। भले ही उसने 1 घंटे में 2 चक्कर लगाए हों, उसने 4 लगा दिए हों, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके चक्कर ज्यादा होंगे। तो केवल इस चीज को समझना है कि टाइम दोनों का सेम है। वही टाइम मैंने यहां सेम किया है और वो टाइम किसके बराबर आएगा, किसी ना किसी संख्या के बराबर आएगा। उस संख्या को हम कैसे तोड़ रहे हैं, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ते हैं ना 16 को, ऐसे ही 4 गुणा 4 में तोड़ा था। तो इस जो संख्या को 12 गुणा x के रूप में तोड़ रखा है और 18 गुणा y के रूप में भी तोड़ रखा है। तो 16 को जैसे 4 के पहाड़े में 16 आता है, ऐसे ये जो संख्या है वो 12 के पहाड़े में भी आएगी और 18 के पहाड़े में भी आएगी, यानी कि वो क्या है, इनका गुणज है। और गुणज का ही मतलब होता है कॉमन गुणज ही है ना, 12 का और 18 का कॉमन गुणज हो गया, ये दोनों के पहाड़े में आ रहा है तो दोनों का ही गुणज है। ठीक है, कॉमन गुणज हो गया, और कॉमन गुणज का मतलब ही होता है एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, इस वजह से हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट था। बाकी सॉल्यूशन तो इसका बहुत छोटा सा है, आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो निकालते हैं हम एलसीएम। वो केवल समझाने के लिए था, आप उसको उतारे ना उतारे वो आपकी समझ है। सॉल्यूशन मैं इधर करा रहा हूं। देखिए कौन कौन सी संख्या है, 12 और 18। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। इसी तरह 18 में 2 का भाग 9 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 3 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप किसी भी संख्या, एक संख्या के तो गुणनखंड पूरे लिख दो। मैं ऊपर वाली के लिख देता हूं पहले, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब नीचे वाली जब लिखनी है तो इसमें से देखो कि इसमें अपन ने क्या नहीं लिखा। 2 मैंने लिख दिया, 3 मैंने लिख दिया, एक 3 और रह रहा है। ठीक है, इसको आप गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 क्या आया है, अपना टाइम आया है, यानी कि इसके पीछे क्या इकाई लगा दो, मिनट। ठीक है, अब आप देखो कि 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, 18 के पहाड़े में भी 36 आता है। जैसे मैंने यहां पे बताया कि ये जो संख्या है वो 12 के पहाड़े में भी आएगी और 18 के पहाड़े में भी आएगी, तो एलसीएम निकाला है अपन ने। ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हो, अतः वे दोनों
36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, यह है आपका सॉल्यूशन इधर वाला यहां तक। बाकी उधर समझाने का मैटर था, आप थोड़ा उसको स्लो करके समझ लेना वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन था और आपकी 1.2 के जो भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी नया ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे पास पूछा भी था मुझसे कि यहाँ क्या क्लासेस सीरीज वाइज मिलेंगी। तो हाँ, यहाँ पर क्लासें आपको सीरीज वाइज मिलेंगी, जैसे आप चाहोगे वो प्रश्नावली आपको मिल जाएगी, और जो भी एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज से बेफिक्र रहें कि यहाँ 2-4 क्लासेस डलने के बाद चैनल पे हमें क्लास नहीं मिलेगी, या फिर प्रश्नावली में से 2-4 क्वेश्चन करा के हमें करने के लिए बोल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल तक, ठीक है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों यहाँ पे आपको पूरी सीरीज मिलेगी, सीरीज वाइज प्लेलिस्ट बन जाएगी धीरे धीरे। आप वहां पे जाके आराम से देख लिया करना कि कौन सी प्रश्नावली किस प्लेलिस्ट में है। ठीक है, जैसे पहली प्रश्नावली की अब सीरीज चल रही है, 1.2 चल रही है अपनी, और आज 1.2 क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसके बाद क्या करेंगे, इससे पिछली वाली वीडियो में तो मैंने 1.2 के एग्जाम्पल कराए थे, इसमें क्वेश्चन करा दिए, तो अगली वाली वीडियो में क्या आएगा, 1.3 के एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल कम होते हैं तो मैं उसी वीडियो में क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह सीरीज से अपनी क्लासेस चलती रहेंगी, आप टेंशन ना लें, आपका जो एग्जाम होगा उससे पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, बेफिक्र रहो आप। लास्ट में आपको मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह पेपर के टाइम पे वो सारे बताए जाएंगे। तो मिलते हैं इससे अगले वाली क्लास में, धन्यवाद।